नव वही घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसको ऐसे देखकर वहां सभी की आंखें नम हो गई थी। आरू जल्दी से नव के पास आती है और उसे उठाते हुए बोलती है, दादा रूही चली गई है, पता नहीं कहाँ, जाओ उसके पीछे जल्दी। आरू ने अभी भी आदि का एक हाथ पकड़ा हुआ था। नव जैसे एकदम से होश में आया हो वो उठकर बाहर की तरफ भागता है। बाकी सब भी उसके पीछे भागते हैं पर तब तक रूही कार में बैठकर निकल जाती है। नव पीछे से आवाज मारता है पर वो नहीं सुनती। नव भी जल्दी से कार लेके उसके पीछे जाता है। घर में सभी परेशान होते हैं। आरू भी टेंशन में इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसने अभी भी आदि का हाथ पकड़ के रखा होता है। मजबूरन आदि को भी उसके आगे पीछे घूमना पड़ रहा था। आरू, तुम मेरे पीछे पीछे घूमना बंद करोगे या नहीं? आदि, ओ हेलो मैडम, तुमने मेरा हाथ पकड़ के रखा है, मैंने तुम्हारा नहीं, पहले उसे छोड़ो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पीछे पीछे घूमने का, समझी तुम? आरू उसका हाथ छोड़ देती है और उसे घूरते हुए बोलती है, तो तुम पहले नहीं बता सकते थे? आदि, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल, और फिर सोफे पर जाके बैठ जाता है। रूही रोते हुए जोरों से सड़कों पर गाड़ी दौड़ाए जा रही थी। नव उसके पीछे ही था। वो लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था पर रूही उतनी ही तेजी से गाड़ी भगाए जा रही थी। वो दोनों ही अब तक मुंबई के बाहर आ चुके थे। रूही ने देखा सामने थोड़ी ही दूर पर रोड खत्म हो रही है और नीचे एक खाई जैसी कुछ है। फिर भी उसने गाड़ी नहीं रोकी। नव ने जब देखा तो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और अचानक से रूही को ओवरटेक करते हुए कार उसकी कार के आगे लगा दी। रूही ने जोर से ब्रेक मारे, उसके बाद भी थोड़ी दूर तक कार स्लिप होते हुए गई। कार से उतरकर रूही उस तरफ चली गई जहां खाई थी। वो भागते ही जा रही थी। नव भी उसके पीछे भाग। वो जाकर रूही की बांह पकड़ के अपनी तरफ घुमा लेता है। नव चिल्लाते हुए, क्या कर रही है तू, पागल हो गई है, गिर जाएगी तू उसमें। रूही का रोना और बढ़ गया। वो भी उसी तरह से चिल्लाते हुए, तो क्या हो जाएगा, मर जाऊंगी ना, और कुछ थोड़ी होगा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, रोज बार बार मरने की बजाय एक बार में ही मर जाओ तो ज्यादा अच्छा है ना, सारी प्रॉब्लम ही खत्म। फिर वो उससे अपनी बांह छुड़ा के दूर होती हुए, एक काम करो, तुम ही मुझे धक्का दे दो, ये सही रहेगा, या फिर मैं खुद ही चली जाती हूँ, मेरा मरना ही ठीक है। मैं रूही अभी कह ही रही होती है कि नव एकदम से उसे खींचकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। रूही थोड़ी देर तक उसकी बाहों में कसम साती रही पर नव पर तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो लगातार उसे किस करे जा रहा था। थोड़ी देर कसमसाने के बाद रूही ने खुद को ढीला छोड़ दिया और उसके हाथ नव की पीठ पर चले गए। नव उसे डीप किस करता है, फिर उसके माथे से अपना माथा लगा लेता है। बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, बहुत, अपनी जान से भी ज्यादा, पर तेरी भलाई के लिए ही तुझसे दूर रहना चाहता था। अंकल आंटी का भरोसा नहीं तोड़ सकता था, पर अब और नहीं, मैं खुद अंकल आंटी से बात करूंगा, तू प्लीज मेरे साथ वापस चल। रूही का रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। वो अटकते हुए बोलती है, न, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फिर से मुझे हट करोगे? नव उसे हक करते हुए बोलता है, नहीं बच्चे, मैं सच में तुझे हट नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस, मैं खुद मम्मी पापा अंकल आंटी सबसे बात करूंगा। रूही उससे अलग होकर नम आंखों से उसकी तरफ देखती है। नव उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कार में ले जाकर बैठा देता है। फिर झुकते हुए हल्के से उसके होठों को अपने होठों से छू लेता है। रूही अपनी आंखें बंद कर लेती है। नव गेट लॉक करता है, फिर कॉल करके एक ड्राइवर से वहां आकर रूही की कार ले जाने को बोलता है। अपनी कार में आकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है और रूही की तरफ देखता है तो रूही पहले से उसे देख रही होती है। वो रूही की तरफ झुकता है तो रूही अपने होठों पर हाथ रख लेती है। नव मुस्कुराते हुए उसकी सीट बेल्ट लगाकर दूर होते हुए बोलता है, तू ज्यादा दिमाग मत चलाया कर, अपना सीट बेल्ट लगा रहा था। रूही छिप जाती है। रास्ते में नव रूही के लिए पानी लाके देता है और रूही से मुंह धोने को बोलता है। रूही थोड़ा सा पानी पीती है, फिर अपना मुंह धोती है। पूरे रास्ते वो शांत ही रहती है, कुछ नहीं बोलती। घर आकर नव कार से बाहर निकलता है और रूही की तरफ का दरवाजा खोल देता है। रूही भी कार से बाहर निकलती है। कार आने की आवाज सुनकर सभी बाहर आ जाते हैं। नव रूही का हाथ पकड़कर अंदर राठौर मेंशन में ले जाते हुए सबसे बोलता है, अंदर चल के बात करते हैं। सभी अंदर आ जाते हैं। धैर्य, आदि और आरू एक साइड खड़े थे, वही रूही उन सबकी दूसरी तरफ खड़ी थी। बाकी सभी बड़े लोग सोफे पर बैठे हुए थे। नव, अंकल आंटी, सबसे पहले मैं आप दोनों से माफी चाहता हूँ, आप धैर्य का रिश्ता लेकर आए थे और ये सब हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों मुझे माफ करेंगे, ये कहते हुए वो अपने हाथ जोड़ लेता है। धैर्य की माँ आकर नव के हाथ पकड़ लेती है, कोई बात नहीं बेटे, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। नव धैर्य की पापा की तरफ देखता है तो वो भी मुस्कुरा कर अपनी पाल की झपका देते हैं। नव हल्का सा मुस्कुरा देता है।
फिर वो जाकर रूही के मम्मी पापा के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने कान पकड़ लेता है। फिर अपने कान पकड़े हुए ही बोलता है, आई एम सॉरी अंकल आंटी, आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया और मैंने उस भरोसे को तोड़ दिया, पर मुझे खुद ही पता नहीं चला कि मुझे कब रूही से प्यार हो गया। उसका बचपना देखते देखते पता नहीं कब मैं उसे अपना दिल दे बैठा। मैं मानता हूँ कि आज आपको मेरी वजह से शर्मिंदा महसूस हुआ होगा, पर यकीन मानिए मैंने बहुत कोशिश की रूही से दूर जाने की, पर नहीं जा पाया। ये सब बोलते हुए उसकी आवाज भारी होने लगी थी। प्लीज अपनी रूही को मुझे सौंप दीजिए, मैं बहुत प्यार करता हूँ, उससे नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, प्लीज मुझे रूही दे दीजिए अंकल, प्लीज आंटी प्लीज। वो बोल ही रहा होता है कि तब तक राखी जी आकर उसके एक थप्पड़ मार देती है। बाकी सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं। नव अपने गाल पर हाथ रखे नम आंखों से राखी जी की तरफ देखता है। राखी जी क्या समझ के रखा है, कोई मजाक है? रूही लड़की न होकर हलवा हो गई कि ये तेरी प्लेट ये मेरी प्लेट। अनजाने में देता तो मैं एक पल को माफ कर भी देती, पर तूने जानबूझकर मेरी रूही को दुख दिया। देखी थी तूने उसकी हालत आज, क्या ये ऐसी थी कभी? इतना दर्द इतनी तड़प और उसके बाद भी तू उसे लड्डू खिला के बधाई दे रहा। नव सॉरी माँ, पर मैं कैसे करता, कैसे भरोसा तोड़ देता अंकल आंटी का जो उन्होंने मुझ पे दिखाया था। बचपन से लेकर आज तक एक बार भी उन्होंने सवाल नहीं किया कि मैं रूही को कहाँ लेकर जा रहा हूँ, क्यों लेकर जा रहा हूँ। वो बोल ही रहा था तब तक सारिका जी बीच में उसकी बात काट कर बोली, क्योंकि भरोसा था आपके ऊपर बेटे कि आप कभी रूही को कुछ होने नहीं दोगे, और उससे भी बड़ी बात ये कि मुझे हमेशा से पता था कि रूही आपसे प्यार करती है। इस बार नव के साथ साथ बाकी सभी भी हैरानी से उनको देखने लगे। सबको अपनी ओर देखता पाकर वो बोली, आप सब हैरान मत होइए, मैंने कई बार रूही को देखा है। नव की फोटो से बातें करते हुए रूही अपनी पलकें झुका लेती है। आरू, इसका मतलब आपको सब कुछ पता था, फिर भी आपने कभी रिएक्ट नहीं किया। सारिका जी, मैंने सोचा जब दोनों की उम्र शादी लायक हो जाएगी तब सबसे बात करूं इस बारे में, और तुम्हारी शादी के बाद ही मैंने सोचा कि सबसे बात करूं, क्योंकि बस 2 हफ्ते ही बचे थे और अब तो एक ही हफ्ता बचा है। इस बार आदि को झटका लगा और वो आरू की तरफ देखने लगा, पर आरू तो सारिका जी की बात सुनने में मग्न थी। पर उससे पहले ही आदि ने हमें तुम्हारे प्लान के बारे में बताया, तो फिर मैंने कोई जिक्र किया ही नहीं। नव, कौन सा प्लान आंटी? सारिका जी शुरू से लेकर अब तक हुई सभी बातें नव को बता देती है। नव मुंह फाड़े बस सुन रहा था। रूही ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचने लगी, अब तो ये हिटलर अपनी फॉर्म में आ जाएगा। नव सब कुछ सुनकर बोलता है, इसका मतलब आप सभी हमारे रिश्ते के लिए तैयार है? हम तो शुरू से ही तैयार है, राकेश जी बोले। नव धैर्य के पास जाता है और उससे थैंक यू बोलता है। धैर्य, इट्स ओके नव, और रूही मेरी बहन जैसी है। इवन मैं और वो इसीलिए इतने क्लोज है क्योंकि उसने मुझे कॉलेज में राखी बांधी थी। मेरी कोई बहन नहीं है, इसीलिए रूही को हमेशा से मैंने अपनी बहन माना, और खुद रूही भी मुझे बड़ा भाई जैसा ही मानती है, तो अपनी बहन के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आदि यार नव, ये पूरा प्लान तो आराध्य और मेरा था, इस हिसाब से तो तुम्हें हम दोनों को थैंक यू बोलना चाहिए। आरू आदि के पैर पर जोर से अपना पैर मार के बोलती है, अभी सुनवाओ तुम्हें थैंक यू, अब एक क्यों मौत को दावत दे रहे हो? नव एक शैतानी सी हंसी हंसकर आरू की तरफ देखते हुए, हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी छुटकी सी आरू इतनी ज्यादा समझदार बन गई है, और तुम भी तो मेरे नए दोस्त हो, इसलिए थैंक यू तो बनता है। इतना बोलकर वो सोफे पर से एक पिलो उठाकर आरू और आदि को मारने लगता है। फिर क्या था, आरू आदि आगे आगे और नव उनके पीछे पीछे, सब उनको ऐसे देखकर हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद थककर आरू सोफे पर बैठ गई और आदि वही दौड़े जा रहा था। आखिर में नव भी बैठ ही गया। आरू ने नव को उसके पास ही बैठे देखा तो उसकी गोद में सर रख कर वही सोफे पर लेट गई और नव से बोली, सॉरी दादा, मैं जानती हूँ आप आज हट हुए, पर आप और रूही दोनों ही मेरी किडनी जैसे इम्पोर्टेंट हो, और इधर आप सैद थे उधर रूही भी, इसलिए हमने ये किया, वरना मैं तो कभी आपको हट करने का सोच भी नहीं सकती। नव, मुझे पता है तू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर उसका सर अपनी गोद में से हटाते हुए खड़ा होकर अपनी बाहें फैला दिया है। आरू झट से उसके गले लग जाती है। फिर वो आदि के पास जाकर उसे भी गले लगाकर थैंक्स बोलता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग वापस से अपने घर आ गए और धैर्य भी आने मम्मी पापा के साथ चला गया। शाम के समय दोनों ही परिवार के लोग चौहान मेंशन में थे। उनके साथ पंडित जी भी बैठे हुए थे। उन्हें रूही और नव की शादी का मुहूर्त फिक्स करने को बुलवाया गया था। राखी जी, पंडित जी जल्दी से जल्दी वाला मुहूर्त निकालिए आप तो, बस अब हम रूही को जल्द से जल्द अपने घर लाना चाहते हैं। रूही ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली तो आरू उसे छेड़ते हुए कहने लगी, ओए होए देखो तो लड़की कितना शर्मा रही है। रूही आरू को घूर के देखती है, पर उस पर तो जैसे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। वही आदि बस आरू को ही देखे जा रहा था। पंडित जी, यजमान, 3 दिन बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस दिन जिस भी जोड़े की शादी होती है वो जन्मों जन्मांतर के लिए एक साथ रहते हैं, और एक मुहूर्त 15 दिन बाद है।
नव पापा 3 दिन बाद तो आरू को कुलदेवी के मंदिर जाना है पूजा के लिए, और मैं भी चाहता हूँ कि आरू की शादी के बाद ही मेरी शादी हो, इसलिए 15 दिन बाद का मुहूर्त ही सही है। देवेंद्र जी ठीक है बेटा, फिर राकेश जी की तरफ देखकर 15 दिन के लिए हमारी अमानत तुम्हारे पास छोड़ते हैं हम, पर 15 दिन बाद पूरे हक से लेने आएंगे। राकेश जी मुस्कुरा कर रूही को देखते हैं, फिर बोलते हैं जी बिल्कुल, अच्छा ही है, टेंशन तुम संभालो। रूही बच्चों जैसा मुंह बनाकर झल्लाते हुए बोलती है, पापा मैं कोई टेंशन नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, फिर सभी बड़े बैठकर वही बातें करने लगते हैं। आदि, आरू, रूही और नव चारों एक ही रूम में होते हैं। आरू रूही से पूछती है कि नव उसे कैसे मना कर लाया, तो रूही ने उसे कोई कहानी बनाकर सुना दी। नव रूही को हैरानी से देख रहा था। जब आरू ने नव को रूही के लिए ऐसे देखते हुए देखा तो वो आदि का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहती है, कड़वे करेले मुझे तुमसे थोड़ा काम है, तुम मेरे साथ चलो, और उसकी कोई बात सुने बिना ही उसे लगभग खींचते हुए दूसरे कमरे में ले आई। उन दोनों के जाते ही रूही भी बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन नव ने आकर दरवाजा बंद कर दिया और खुद दरवाजे से टिककर शरारती मुस्कान लिए रूही को देखने लगा। जब रूही ने देखा कि नव मुस्कुराते हुए उसे देख रहा है तो उसकी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। टू बी कंटिन्यू। नव को खुद की ओर देखता पाकर रूही की धड़कनें बढ़ गई। उसने मन ही मन सोचा, नहीं रूही, ये अच्छे से जानता है कि तू घबरा रही है, इसलिए ये हिटलर तुझे तंग कर रहा है, बी स्ट्रांग। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और नव की ओर बढ़ गई। आरू ने आदि को लगभग खींचते हुए दूसरे कमरे में लाकर दरवाजे पर छोड़ दिया और खुद जाकर एक चॉकलेट निकाल के खाते हुए बेड पर बैठकर फोन चलाने लगी। थोड़ी देर तक आदि उसे देखता रहा, फिर झल्लाकर बोला, तुम बात करने के लिए लाई थी ना मुझे, तो ये क्या किए जा रही हो? आरू, तुम न काली दाल, राजमा और ड्राई फ्रूट्स खाया करो, जैसे पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट और मूंगफली भी आंखों की रोशनी तेज करता है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो मेरी आंखें कमजोर है? वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है। आरू आराम से बेड पर पसरती हुई बोली, ये लो, तुमने ही तो बताया कि तुम्हारी आंखें कमजोर है, और फिर जब तुम्हें दिख रहा है कि मैं अपनी प्यारी सी किट्टू खा रही हूँ और फोन चला रही हूँ, तब भी पूछ रहे थे क्या कर रही हो? अभी ये तो कतई अंधेपन की हद ही हो गई। आदि, जो आरू की शादी की बात सुनकर पहले से ही गुस्से में था और उसे भी नहीं पता था कि वो क्यों गुस्सा है, आरू की ये बात सुनने के बाद दंदनाते हुए आरू के पास आकर उसकी बाह पकड़कर उसे उठाते हुए खींचकर दीवार से लगा देता है। उसने अपने दोनों हाथों से आरू के हाथों को पकड़कर दीवार से लगाया हुआ था। आरू की हमारे जैसी आई मीन मासूम सी कैडबरी नीचे गिर चुकी थी। आरू ने पहले अपनी नीचे गिरी कैडबरी को देख फिर घूर कर आदि की तरफ देखा, जो पहले से ही अपनी नीली नीली आंखों से उसे घूर रहा था। एक पल को आरू भी उसकी आंखों में खो गई। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। आरू ने अपना पैर आदि के पैर पर जोर से मारा। आरू के पैर पर मारने से आदि की पकड़ आरू के हाथों पर ढीली पड़ गई। आरू ने उसे हल्का सा धक्का दिया, फिर जल्दी से अपनी किट्टू उठा ली और बाहर की ओर भागने को हुई, लेकिन आदि ने तुरंत रिएक्ट किया और उसे पीछे से ही उसकी कमर से पकड़कर अपने सीने से सटा लिया। आरू को आदि की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आदि का भी यही हाल था, पर वो अपने सख्त वाले रोल में आया हुआ था, अभी तो इसलिए दिखा नहीं सकता था। आदि आरू के कान में फुसफुसाते हुए बोला, तुम शादी क्यों कर रही हो? आरू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। आदि ने फिर से अपना सवाल दोहराया। आरू अचानक से जैसे होश में आई, वो आदि की पकड़ से छूटने की कोशिश करती हुई बोली, शादी क्यों कर रही हो से क्या मतलब है? सब करते हैं, मेरी भी हो रही है, तुम क्यों पूछ रहे हो? एक तो तुमने मेरी केटू गिरा दी, ऊपर से अब पकड़ भी रखा है, देखो मुझे छोड़ो। डॉट डॉट डॉट। आरू बोल ही रही होती है कि आदि उसे टोकते हुए बोलता है, शश, कितना बोलती हो तुम, और ये किट्टू कौन है? मैंने कब गिराया उसे? आरू आदि की पकड़ से छूट जाती है, फिर उसे चॉकलेट दिखाते हुए बोलती है, ये है मेरी मासूम सी किट्टू, और तुमने इसे गिराया भी था, इसीलिए ये नाराज हो गई है तुमसे, और आगे से न मेरी किट्टू से दूर ही रहना तुम। और जाने लगती है, पर आदि तब तक फिर से उसकी कलाई पकड़ लेता है। आरू आदि से अपनी कलाई छुड़वाती है, फिर बोलती है, तुम न बने बनाए मगरमच्छ हो, फिर उसे जीभ दिखाकर भाग जाती है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। रूही एक गहरी सांस लेकर गेट की तरफ बढ़ गई, जहां पहले से ही नव खड़ा था। वो गेट के पास पहुंचकर नव से बोली, हटो, मुझे बाहर जाना है। नव, हाँ तो जाना, मैंने कब रोक रखा है तुझे?
तुम आगे से हटोगे तब जाऊंगी ना। फिर उसकी बाह पकड़कर उसे हटाते हुए बोलती है, हटो अब। नव अपनी बाह की तरफ देखता है, फिर रूही से अपनी बाह छुड़ा लेता है। रूही उसके सामने ही होती है। वो रूही की तरफ बढ़ने लगा। नव जैसे जैसे अपने कदम आगे ले रहा था, रूही अपने कदम पीछे लेते जा रही थी। चलते चलते वो दीवार से लग गई। नव उसकी दोनों तरफ अपने हाथ रख देता है। रूही घबरा रही होती है पर फिर भी दिखा नहीं रही थी। तुम क्या कर रहे हो? हटो नव, मुझे बाहर जाना है। सब क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे यही कि मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। और तुमने आरू को सच क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हें कैसे मना के लाया था? नव रूही के करीब आते हुए बोला। रूही ने नव को रोकने के लिए उसके सीने पर हाथ रख दिए, फिर नव की तरफ देखकर झल्लाते हुए बोली, आरू के साथ भाई भी थे और क्या बताती उसे यही कि तुमने मुझे किस करके मनाया था। और वो इतना बोलकर अपने दांतों तले जीभ दबा लेती है। नव उसे देखकर मुस्कुरा कर बोलता है, तुम चाहो तो बता सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। रूही घूरकर उसे देखती है तो नव अपनी आई विंक कर देता है। रूही नव को हैरानी से देखते हुए बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे भी हो सकते हो। नव कैसा? रूही ऐसे ही इतने शरारती? मुझे तो लगा था तुम शर्माते फिरोगे और उस दिन बर्थडे पर भी तो कैसे घबरा गए थे। फिर उसका माथा छूकर पूछती है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नव रूही के होठों पर अपनी उंगली फिराते हुए बोलता है, तबीयत अब तक तो बिगड़ी हुई ही है। फिर हल्के से उसके होठों को चूमते हुए बोलता है, पर अब बिल्कुल ठीक हो गई। रूही शर्माकर नव के गले लग जाती है। नव भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। नव रूही को गले लगाए ही पूछता है, तुम्हें सब पता था ना? फिर अभी तुम उस तरह से भागकर उस खाई की तरफ क्यों गई? पता है कितना डर गया था मैं। मुझे लगा शायद मेरे दूर चले जाने से ही तुम्हें खुशी मिलेगी। रूही हल्की सी आवाज में बोली। पता है, हम सबकी लाइफ में ऐसा फेस जरूर आता है जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, जिंदगी में जीने की आस ही नहीं बचती। पता है तब हम क्या सोचते हैं? हमें लगता है कि यार हमारे जीते जी तो हमें वो प्यार और रेस्पेक्ट नहीं मिल पाए, शायद हमारे दूर चले जाने के बाद वो इज्जत वो अहमियत का एहसास हो जाए, या फिर ये सोचते हैं कि हमारे दूर जाने से ही उनको खुशी मिल जाए। पर क्या सच में किसी के दूर हो जाने के बाद, हमेशा के लिए दूर चले जाने के बाद किसी को खुशी मिल सकती है? नहीं ना। तो फिर तूने कैसे सोच लिया बच्चा कि तेरे दूर हो जाने से मैं खुश हो जाऊंगा? नव भराए गले से बोला। रूही सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा सच्ची। रूही नव से अलग होकर बोली। नव ऐसा रूखा सूखा सा सॉरी नहीं चलेगा, मैं नाराज हूँ तुझसे। रूही तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, और सॉरी नहीं बोलूं तो फिर क्या करूं? नव रूही की तरफ देखते हुए बोला, सोच ले, जो बोलूंगा तुझे करना पड़ेगा। रूही समझ गई नव क्या कहना चाहता है। उसने तुरंत जोर से ना में अपना सर हिला दिया। नव ने उसे घूर के देख तो वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागकर गई और दरवाजा खोल दिया। नव भी उसके पीछे भाग, पर तब तक आरू आ गई। रूही जाके आरू के पास खड़ी हो गई, फिर नव की तरफ अपनी आई विंक कर दी। नव चिढ़ गया। आरू रूही से बोली, अगर आप दोनों का गुल्लू गुल्लू खत्म हो गया हो तो चले हम। रूही ने छोटा सा जवाब दिया, फिर आरू के साथ चली गई। नव भी सर झटक के उनके पीछे चल फिया। वो सब नीचे आए, थोड़ी देर बाद आदि भी आ गया। उसने एक नजर घूर के आरू को देखा, फिर चला गया। रूही भी अपने मम्मी पापा के साथ वापस राठौर मेंशन में चली गई। अगले 2 दिन ऐसे ही हंसी मजाक में निकल गए। अगले दिन सुबह के समय आरू को कुलदेवी के मंदिर जाना था, पर नव को अचानक से एक जरूरी मीटिंग में जाना पड़ा और घर पर कोई भी नहीं था। राखी जी और सीमा जी दोनों परेशान होकर सोफे पर बैठी थी। आरू बोल रही थी कि वो अकेले चले जाएगी, पर राखी जी ने साफ साफ मना कर दिया। फिर आरू ने बोला कि वो ड्राइवर के साथ चली जाएगी, लेकिन राखी जी फिर भी नहीं मानी। तब तक रूही वहां पर आई। उसने राखी जी और सीमा जी दोनों को ही गुड मॉर्निंग विश किया। उन दोनों ने भी उसे विश किया। रूही, क्या बात है, आप लोग थोड़े टेंशन में दिख रहे हैं। इज एवरीथिंग फाइन? राखी जी, बेटा आरू को आज कुलदेवी के मंदिर जाना है और वो आज तक वहां गई भी नहीं है। नव की मीटिंग थी इसलिए उसे अर्जेंटली निकलना पड़ा। इसके बड़े पापा और पापा ऑलरेडी मुंबई से बाहर गए हुए हैं, तो ऐसे कैसे भेज दूं? ऊपर से आज मेरा और सीमा दोनों का ही मन घबरा रहा है, और वहां की पास वाली गुफा के कुछ नियम भी है, तो ड्राइवर के साथ साथ घर का भी कोई लड़का होता तो अच्छा रहता बेटा। रूही, बस इतनी सी बात के लिए आप टेंशन ले रही हो? अरे आदि भाई आज घर पर ही है, तो आरू और मैं दोनों ही उनके साथ चले जाएंगे। आदि का नाम सुनकर आरू को उस दिन की बात याद आ गई जब आदि ने उससे बोला था कि तुम शादी क्यों कर रही हो। उसने एकदम से कहा कि वो कैसे जा सकता है, उसे तो रास्ता भी नहीं पता है। मैं और तू दोनों ही रामू काका के साथ चलते हैं। सीमा जी, तुम दोनों के साथ ही आदि भी जाएगा, और रही बात रास्ते की तो रामू तुम लोगों के साथ जाएगा, इसीलिए चिंता मत करो। मैं आदि को कॉल लगा कर पूछ लेती हूँ कि अगर वो फ्री है तो इन दोनों के साथ चला जाए।
सीमा जी आदि को कॉल करके पूछती है तो वो हाँ बोल देता है और 10 मिनट में आने का बोलकर फोन रख देता है। थोड़ी देर बाद आदि आया। उसने जब आरू को देखा तो देखते ही रह गया। आरू ने पिंक कलर की टी शर्ट के साथ लाल क्रीम कलर में फ्लावर प्रिंट वाली स्कर्ट पहनी थी और गले में एक क्रीम कलर का स्कार्फ डाला था। बालों का हमेशा की तरह जुड़ा ही बना हुआ था, जिसमें से कुछ बाल निकलकर चेहरे पर आ रहे थे। आंखों में काजल और बिना किसी मेकअप के आरू बहुत ही क्यूट लग रही थी। आदि ने उसे देखा, फिर उसने आरू पर से अपनी नजरें हटा ली और कार में जाकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। राखी जी ने आरू को उसकी शादी का जोड़ा, गहने और सिंदूर की डिब्बी देते हुए कहा, ये सभी कुछ वही मंदिर में पंडित जी को देकर इनकी पूजा करवा लेना, और हाँ वो एक पूजा और भी करने को बोलेंगे तो वो भी तुझे ही करनी पड़ेगी। आरू जी बड़ी माँ। फिर सीमा जी आकर उसे गले लगाकर माथा चूमते हुए बोलती है, अपना ध्यान रखना, पता नहीं क्यों पर आज मन बहुत घबरा रहा है, और एक बात, तू उस गुफा में मत जाना। ओके मम्मी, अब मैं जाऊँ, क्योंकि जितनी जल्दी जाऊंगी उतनी जल्दी लौटकर भी आऊंगी, फिर आपकी टेंशन खत्म। आरू मुस्कुराते हुए बोली। राखी जी भी आरू का माथा चूमकर जल्दी आने को बोलती है। फिर आरू जाकर पीछे रूही के पास बैठ जाती है और फिर वो तीनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मुंबई से बाहर आकर थोड़े दूर पर एक ऊंची पहाड़ी है जो जंगलों से घिरी हुई है। वहीं पर कुलदेवी का मंदिर है और साथ में ही एक और गुफा भी है। तीनों वहां पर पहुंचकर कार से उतरे और फिर तीनों ही मंदिर में चले गए। वहां जाकर आरू ने अपना स्कार्फ अपने सर से ओढ़ लिया और रही ने भी अपना दुपट्टा सर पर डाल लिया। आरू ने पंडित जी को शादी का जोड़ा और शगुन का बाकी सब सामान दिया। पंडित जी जोड़े की पूजा करने लगे। आरू, आदि और रूही की आंखें बंद थी कि तभी एक आदमी आरू से टकराया। उस आदमी को देख तो उसे वो कुछ जान पहचाना से लगा कि तभी उसकी नजर उस आदमी की जैकेट की पॉकेट की तरफ पड़ी। उसमें डायनामाइट रखा हुआ था। आरू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो आदमी वहां से भागने लगा। आरू भी उसके पीछे भागी। वो आदमी गुफा के अंदर घुस गया। गुफा पर बड़ा बड़ा लिखा था कि कुंवारी कन्याओं का अंदर आना वर्जित है, पर आरू ने वो नहीं पढ़ा। आरू भी अंदर जाने लगी कि तभी उसे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने इस गुफा में जाने से मना किया था, पर अगले ही पल उसे डायनामाइट का ध्यान आया। उसने अपने सामने देखा तो बहुत सी सुहागिन औरतें गुफा में जा रही थी। उसने एक लंबी सांस भरी, फिर गुफा के अंदर के लिए भागी। रामू काका नर उसे अंदर जाते हुए देख लिया। वो भागकर आदि के पास गए। वही आरू को आस पास न पाकर आदि और रूही उसे ढूंढने लगे। तब तक रामू काका आदि के पास आ गए। रामू काका, आरू बिटिया उस गुफा में चली बेटा, वह कुंवारी कन्याओं का जाना वर्जित है, घोर अनर्थ हो जाएगा। अगर वहां पर किसी ने देख लिया तो उसे बचा लो बेटा। वो किसी आदमी के पीछे भाग रही थी। आदि ने परेशान होकर पूछा, वो कौन सी गुफा है काका, मुझे उसकी मदद के लिए जाना होगा। पंडित जी ने सुना तो वो बोले, गुफा में कुंवारी कन्याओं का आना मना है। वहाँ के नियम और कानून बहुत ही सख्त है। अगर कोई कुंवारी कन्या उस गुफा में प्रवेश कर जाए तो उसे सजा दी जाती है। उसे पत्थरों से तब तक मारा जाता है जब तक वो मर न जाए, फिर उसके बाद उसे गंजा करके उसकी लाश को वहाँ की पहाड़ियों से ही फेंक दिया जाता है। आदि पंडित जी की बात सुनकर परेशान हो गया। वो गुफा की ओर भाग गया। रूही भी जाने लगी, पर रामू काका ने उसे पकड़ लिया और बोले, नहीं बिटिया, तुम भी कुंवारी ही हो, तुम नहीं जा सकती अंदर। पर रूही कहाँ मानने वाली थी। रामू काका के बहुत समझाने के बाद भी जब रूही नहीं मान रही थी तब उन्होंने रूही को आरू की कसम दे दी। रूही की आंखों में आंसू आ गए। वो बदहवास सी वही जमीन पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद रूही एकदम से हड़बड़ाकर उठी और कार की तरफ भागी। रामू काका भी उसके पीछे भागे। रूही ने जल्दी से अपना फोन कार से निकाला और नव को कॉल लगाकर सब कुछ बता दिया। नव सुनते ही घबरा गया। उसने रूही से वहां अंदर जाने को मना किया और तुरंत ही अपने ऑफिस से निकल गया। उसने देवेंद्र जी और रावेंद्र जी को भी सब बात बताई तो वो दोनों भी तुरंत वहां से निकले। देवेंद्र जी ने राकेश जी को भी फोन करके बता दिया। वो भी मंदिर के लिए निकल गए। राकेश जी ने सारिका जी को फोन करके बताया तो वो भी तुरंत जाकर राखी जी और सीमा जी को बता देती है और वो तीनों भी ड्राइवर के साथ मंदिर की ओर चले जाते हैं। नव बहुत तेजी से गाड़ी भगाए जा रहा था। गुफा अंदर से किसी मंदिर के जैसे दिख रही थी। वो पर मशालें जल रही थी। आरू उस आदमी का पीछा कर रही थी। वो आदमी जाकर एक कमरे जैसी जगह में घुस गया और फिर वही दरवाजे के पीछे लग गया। आरू भी कमरे के अंदर आई पर उसका स्कार्फ वही गेट पर गिर गया। वो जैसे ही कमरे में घुसी वो आदमी दरवाजे से पीछे से निकलकर बाहर चला गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। आरू को कुछ समझ ही नहीं आया। वो दरवाजा पीटने लगी और आवाज मारने लगी, आरू कोई है प्लीज दरवाजा खोला, कोई है दरवाजा खोला प्लीज। आदि भी भागते हुए आ रहा था। जब उसने दरवाजे के बाहर आरू का स्कार्फ देखा तो समझ गया कि आरू अंदर है। वो स्कार्फ उठाता है, फिर दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। तब तक वो आदमी फिर से बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। आरू नजर उठाकर आदि को देखती है। आदि भी आकर आरू के सामने खड़ा हो जाता है और आरू को गुस्से में देखते हुए बोलता है,
दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हें पता भी है इस गुफा में कुंवारी लड़कियां नहीं आ सकती, यहाँ के नियम कितने अजीब है। चलो अब जल्दी यहाँ से। उसने आरू का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेके जाने लगा। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर वो दरवाजा ही नहीं खुलता। आदि ये खुल क्यों नहीं रहा, अभी तो मैं आया था इसी से। फिर वो दरवाजा खटखटाने लगा, साथ ही जोर जोर से चीखने लगा, कोई है प्लीज ये दरवाजा खोलो। उस कमरे में सुहाग का सामान था, सिंदूर से भरी थालियां, चूड़ियां, मेहंदी, चुनरी और महावर रखी हुई थी। आरू बहुत देर से आदि को चीखते हुए सुन रही थी। उसने अचानक से अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया और आदि से बोली, अबे क्या लाउडस्पीकर फिट है तुम्हारे गले में, तब से देख रही हूँ चीखे ही जा रहे हो, इंसान ही हूँ मैं, दर्द होने लगा है कानों में। वही दूसरी तरफ वो आदमी मंदिर के अघोरियों की ओर चला गया जो कि एक हवन में बैठे हुए थे। फिर वहां जाकर जोर से बोला, बंद करो ये सब ड्रामा, अरे सबके हिसाब से इस गुफा में कुंवारी कन्याओं का आना मना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठी अफवाह है, अरे ढोंग है सब ढोंग। वो कह ही रहा होता है कि तब तक सभी शिष्य अघोरी उसकी गर्दन को अपने त्रिशूलों से घेर लेते हैं। वो आदमी घबरा जाता है। सिद्धांत अघोरी जो कि इन सभी के गुरु है, अपनी आंखें खोलते हैं, हवन की ओर देखकर नमन करते हैं और उस आदमी की ओर बढ़ जाते हैं। सिद्धांत जी देखने में ही खतरनाक टाइप के थे। उन्होंने काले रंग की धोती पहनी हुई थी, उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी, उनके चेहरे पर भी भस्म लगी हुई थी और माथे पर त्रिशूलधारी तिलक लगा हुआ था। उनकी आंखें एकदम लाल थी। सिद्धांत जी को अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी। वो उस आदमी के पास आकर बोले, क्या कहना चाहता है तू मूर्ख मानव, तू जानता भी तेरे इस दुस्साहस का क्या परिणाम हो सकता है। मैंने तो वही बोला जो मैंने देखा है। वहां गुफा की पिछले हिस्से में बने हुए कमरे में एक कुंवारी लड़की एक लड़के के साथ अकेले कमरे में थी, मैंने देखा तो वो दरवाजा बाहर से लगा दिया ताकि वो पापी वहां से भाग न सके। वो आदमी हकलाते हुए बोला। सिद्धांत जी पूरी बात सुनकर बोले, अगर तेरी ये बात असत्य हुई तो हम सभी तेरी चिता को अग्नि भी नसीब नहीं होने देंगे। फिर वो कुछ औरतों और अपने अघोरियों को आंखों से इशारा करके अपने पीछे आने को बोलते हैं। उन औरतों ने नाक से लेकर माथे तक अपनी मांग भरी थी और लाल रंग की साड़ियां पहनी हुई थी। वो सब भी देखने में थोड़ी अजीब, हमारा मतलब है डरावनी ही लग रही थी। वो सभी गुफा के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गए। आरू आदि को नॉन स्टॉप सुनाए जा रही थी। वो सुन सुन कर दुखी हो चुका था, इसीलिए आरू को इग्नोर मारकर वो फिर से दरवाजा खटखटाने लगा। आदि की इस हरकत से आरू को बहुत गुस्सा आया। उसने अचानक से आदि की बाह पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। ऐसे अचानक घुमाए जाने से आदि संभाल नहीं पाया और आरू के ऊपर गिर पड़ा। आरू नीचे थी और आदि उसके ऊपर। तब तक दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर सिद्धांत जी खड़े होते हैं। वो एकदम से गरजते हुए बोले, ये क्या हो रहा है। आदि और आरू दोनों हड़बड़ाकर उठे और आदि सिद्धांत जी की तरफ देखकर बोला, सॉरी, वो हम गलती से इस रूम में लॉक हो गए और अभी अचानक से मैं संभल नहीं पाया और इनके ऊपर गिर गया। सिद्धांत जी आदि से गुस्से में बोले, हम तुझसे नहीं पूछ रहे मूर्ख। फिर वो औरतों को कुछ इशारा करते हैं तो वो सभी औरतें जाकर आरू को पकड़ लेती है। आदि आरू की तरफ बढ़ता है कि तभी कुछ आदमी उसे भी पकड़ लेते हैं। सिद्धांत जी आरू से बोले, तूने हमारी देवी को अपमानित किया है, तूने हमारे मंदिर को अपवित्र कर दिया, मूर्ख लड़की, हम तुम दोनों को ही कड़ा दंड देंगे। आरू उन औरतों से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, देवी माँ पर तो सभी का अधिकार होता है, हम तो खुद ही उनके भक्त हैं। ऐसा कौन सी किताबों में लिखा है कि कुंवारी लड़कियां देवी माँ को नहीं पूज सकती। छोड़िए हम दोनों को। और यहाँ मैं एक आदमी के पीछे आई थी, उसके पास डायनामाइट था, वो पूरे मंदिर को तबाह कर सकता है। कदापि नहीं, दंड तो तुझे मिलेगा ही। सिद्धांत जी बोले। आदि किस बात का दंड, उसने कुछ भी नहीं किया है, उसे यहाँ के नियमों के बारे में नहीं पता था। आप बिना वजह ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और उसने बोला कि एक आदमी के पीछे वो आई जिसके पास डायनामाइट थी, इसका मतलब भी समझते हैं आप, वो कितने ही बेकसूर और मासूम लोगों की जान ले सकता है। सिद्धांत जी उन औरतों और आदमियों से बोलते हैं, लेकर आओ इन दोनों को गुफा के बाहर, इन्हें इनके किए का दंड अवश्य मिलेगा। वो औरतें और आदमी आदि और आरू को खींचते हुए बाहर ले जाने लगे। आदि को करीब 10 से 12 लोगों ने पकड़ा हुए था, वही आरू को भी 9 से 10 औरतों ने पकड़ रखा था। उन दोनों को गुफा के बाहर लाया गया। आरू को लाकर उन औरतों ने छोड़ दिया, पर आदि को अभी भी आदमियों ने पकड़ रखा था। वो उन सभी से छूटने की कोशिश कर रहा था। तब तक वहां पर रूही भी आ गई। रूही आरू की तरफ जाने को हुई, पर रास्ते में ही उसे कुछ लीगों ने पकड़ लिया। रामू काका को भी लोगों ने पकड़ रखा था। नव, देवेंद्र जी, रविंद्र जी, राकेश जी, सीमा जी, राखी जी, सारिका जी, सभी लोग भी वहीं पर आ चुके थे। वो सब भी उनकी आरू और आदि की ओर बढ़े, पर उन सबको भी रास्ते में ही पकड़ लिया गया। आरू बीच में खड़ी थी, आदि को एक साइड में लोगों ने पकड़ रखा था। खींचातानी में आरू के सभी बाल बीच की मांग से खुल गए थे। आरू के इर्द गिर्द कुछ औरतें घेरा बनाकर खड़ी हो गई।
वो सभी औरतें आरू को पत्थरों से मारने लगी। आरू को पत्थर जोरों से लग रहे थे, उसके हाथों से खून आने लगा था। आरू को ऐसे पत्थर पड़ते देखकर आदि ने एकदम से गुस्से में भरकर उन लोगों को धक्का देकर खुद को आजाद कर लिया। फिर आरू की तरफ भागकर गया और उसके ऊपर झुककर उसे पत्थरों से बचाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, मत मारिए इन्हें, रुक जाए, मत मारिए। पर उन लोगों पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। नव भी बार बार कोशिश कर रहा था वहां से निकलने के लिए, पर भीड़ की वजह से वो जा ही नहीं पा रहा था। दोनों ही परिवारों की आंखों से आंसू बह रहे थे, आदि और आरू को ऐसे देखकर, पर वो सभी कुछ कर नहीं पा रहे थे। आदि को भी काफी पत्थर लग चुके थे। एक पत्थर आकर आरू के सर में लगा, उसके सर से खून बहने लगा। आदि ने आरू का सर जब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, पर अभी वो बस इस वक्त आरू की बचने की सोच रहा था। आदि को वही गुफा के गेट पर बनी देवी माँ की मूर्ति के आगे एक थाली में सिंदूर दिख गया। वो भाग कर गया और एक मुट्ठी सिंदूर लाकर आरू की मांग भर दी। टू बी कंटिन्यू।